हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर पार्ट 2 का एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर है जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। और जैसे इसमें हम लोग समझने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यूज करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जीरोथ लॉ क्या है। ठीक है, तो देखिए ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि थर्मो प्लस डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स, थर्मो प्लस डायनामिक्स। तो थर्मो मींस क्या है? थर्मो जो टर्म है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? थर्मो टर्म हम लोग यूज करते हैं हीट के लिए। और डायनेमिक्स क्या होता है? तो डायनेमिक्स हम लोग जानते हैं। ठीक है, थर्म क्या है? थर्म यहां पर हम लोग हीट के लिए यूज कर रहे हैं, हीट है ना। थर्म हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? हीट के लिए यूज कर रहे हैं। और डायनामिक्स कहने का मतलब क्या है? तो डायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 के चैप्टर 5 को, वो डायनामिक्स ब्रांच ही है। मैकेनिक्स ब्रांच हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर आता है स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में, मोशन को स्टडी तो करते हैं लेकिन उसके कॉज को स्टडी नहीं करते हैं, तो वो आता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? डायनामिक्स, जिसमें हम मोशन तो पढ़ते हैं और उसके कॉज को भी पढ़ते हैं, तो मोशन विथ कॉज। ठीक है, तो थर्मो में दोनों चीज है, हीट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है और डायनामिक्स के बारे में भी पढ़ना है। मतलब कि ये थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे हीट का डायनामिक्स के साथ। ठीक है, हीट और मोशन के रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम हीट के मोशन और हीट को और मोशन को दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखिए, डायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है? मोशन विथ कॉज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डायनेमिक्स। और थर्मो मींस हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम डिफाइन करें थर्मोडायनेमिक्स को, तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, हीट एंड मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे। किसके बीच में रिलेशन? तो हीट और मोशन के बीच के रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। हम लोग पर डे उसका यूज करते हैं, पर डे देखते हैं, जिसका नाम है बाइक या 4 व्हीलर। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बाइक चलाने के लिए या फिर 4 व्हीलर चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल डलाते हैं या फिर डीजल डलाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल डलाए, डीजल डलाए, उसके अंदर जैसे मान लीजिए 1 लीटर हमने पेट्रोल डलाया। अब 1 लीटर पेट्रोल डलाया तो वो पेट्रोल, और जब हमने गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि गाड़ी जब मेरी स्टार्ट हो चुकी है तो उसके साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, या एक वक्त के बाद अगर हम कहीं एक डिस्टेंस ट्रेवल किए तो एक वक्त के बाद मेरा साइलेंसर गर्म है। तो गर्म क्यों है? क्योंकि वहां पर हीट है। इसका मतलब कि मेरे बाइक के अंदर जो मशीन लगी हुई है उस मशीन के अंदर कंबशन हो रहा है, उसके अंदर आग लगी हुई है, इसी वजह से साइलेंसर क्या है? गर्म हो गया। तो यहां पर हीट तो है मेरे गाड़ी के अंदर, लेकिन अगर हम उस पिक्चर को थोड़ी देर के लिए छिपा दें और पूरे मोशन को देखें तो मेरी बाइक मोशन में थी। मेरी बाइक के पास डिस्प्लेसमेंट था, मेरी बाइक के पास एक्सेलरेशन था, मेरी बाइक के पास फोर्स था। ठीक है, मेरे बाइक के पास काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये डायनेमिक्स वाला कंसेप्ट भी है मेरे बाइक के पास। और अगर हम उसके मशीनरी लेवल पर देखें, जो पूरे मैकेनिज्म के लेवल पर देखें, पिस्टन सिस्टम पर देखें, जो पेट्रोल हमने, जो लिक्विड हमने डलाया है फ्यूल के तौर पर, उसको अगर हम देखें तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में मेरे बाइक में मोशन भी है। ठीक है, मोशन भी है, फोर्स भी है, एनर्जी भी है। तो हम इस दोनों पिक्चर को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करके जो हम स्टडी करने वाले हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स।
तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में क्या है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग किस किस चीज को रिलेट करेंगे, किस किस चीज को डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा हमने रखा, ठीक है, और उस पर हमने बुलेट चलाया। तो जब हमने बुलेट चलाया तो बुलेट उसमें से निकली, तो बुलेट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बुलेट को निकलने के लिए हमने फोर्स लगाया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब बुलेट जाती है और उस लकड़ी को छेद देती है, उसके अंदर पेनेट्रेट कर जाती है, ठीक है, पेनेट्रेट कर जाती है। जब पेनेट्रेट कर जाती है तो वो एक डिस्टेंस पर जाकर बुलेट रुक जाती है। तो जब बुलेट वहां पर रुकी, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद बुलेट रुक गई उस लकड़ी के टुकड़े में, तो जो लकड़ी के टुकड़े में बुलेट पेनेट्रेट करके रुकी है, तो जब हम उस लकड़ी के टुकड़े को छुएंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो वो जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, उस वुडन प्लैंक, वुडन ब्लॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ उसकी वजह से इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, जब वो पेनेट्रेट किया होगा तो उसके वो जो लकड़ी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए होंगे, उसने उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनको हिला दिया होगा, झिझोर दिया होगा, जिससे उसके टेम्परेचर में बदलाव आ गया, वो गर्म हो गया, पहले ठंडा था बाद में गर्म हो गया। तो यहां हमने मैकेनिकल चीज को डायनामिकल चीज को किसमें चेंज कर दिया, हीट के थर्मल के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इस पूरे पिक्चर को अगर हम एक बॉक्स में रखें तो ये पूरा बॉक्स मेरा क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे थर्मोडायनामिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम, थर्मोडायनामिकल सिस्टम हम क्या करेंगे, इट is the collection of molecules, ठीक है, it is the collection of molecules having same pressure, volume, temperature and heat content, ठीक है। तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम हम किसे कहेंगे, मेरे पास कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम कहें तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बनी है एटम के फॉर्म में, एटम के कॉम्बिनेशन से, मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। इसलिए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने से सारी चीजें आ गई, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, और इट इज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इन सारे के पास क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, सेम वॉल्यूम होगा। हर मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसा प्रेशर, एक जैसा वॉल्यूम, एक जैसा टेम्परेचर और एक जैसी हीट कंटेंट होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। वो जो मैंने लकड़ी का टुकड़ा कहा था उससे भी आप थर्मोडायनामिकल सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि उस लकड़ी के पास क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, और सारे पार्टिकल्स के पास सेम प्रेशर है, सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है और हीट कंटेंट भी सेम है। क्योंकि जब आप उसको छुएंगे उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा तो वो एक परफेक्ट शेप साइज में है। इसका मतलब कि सब तरफ प्रेशर कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, तभी तो एक शेप से एक डिफिनिट शेप में वो फिक्स्ड है। उसके बाद उसका वॉल्यूम भी क्या है, एक जैसा है। उसके टेम्परेचर ऐसा नहीं कहीं छू रहे तो ज्यादा गर्म है, कहीं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहीं का टेम्परेचर घटा हुआ है, ऐसा नहीं है। हीट कंटेंट भी उसके पास क्या सेम है। तो एक लकड़ी के टुकड़े को भी हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कह सकते हैं, पानी को भी, है ना, एक ग्लास में पानी रखा है तो उसको भी हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कह सकते हैं। पेप्सी, थम्स अप, इन सब चीजों को हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कह सकते हैं। सिलेंडर, जो हमारे घर में सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है, तो उस सिलेंडर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड या क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, तो क्लोज्ड सिस्टम हम किसे कहेंगे, द सिस्टम विच इज नॉट, द सिस्टम
द सिस्टम विच इज नॉट linked through the environment या सराउंडिंग, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम हम किसे कहेंगे? वो सिस्टम जो सराउंडिंग से लिंक नहीं हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। जैसे सिलेंडर कोई ले लीजिए, उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, उसमें अगर कोई वेरिएशन होगा तो वो वेरिएशन, ठीक है, वो वेरिएशन आपके एटमॉस्फेयर में नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उसके अंदर पैक है। तो हम उस सिलेंडर के अंदर जो भी चीज है, जो भी गैस का कलेक्शन है, जो भी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोज सिस्टम कह सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम क्या है, ये समझ में आ गई बात आपको। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग हीट को और मोशन को रिलेट करके पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और हीट कंटेंट। क्लोज सिस्टम क्या है? ये समझ गया। वो सिस्टम जो बाहरी इन्वायरमेंट से लिंक ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं कि यहां पर हम लोग दो टर्म हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग उसको जानते हैं और उसका नाम है कंडक्टर और एक का नाम है इंसुलेटर, ठीक है। एक का नाम है कंडक्टर, एक का नाम है इंसुलेटर। तो कंडक्टर कहने का मतलब क्या? अगर हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, इसका मतलब कि वो जो है मटेरियल हमारे पास, अगर वो कंडक्टर ऑफ हीट हम उसे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हीट को अलाउ करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक रॉड है लोहे का, उस रॉड के एक एंड को अगर हम डाल दे कहां, एक रॉड को अगर हम डाल दे आग में और दूसरे रॉड को ऐसे पकड़ लें, तो उसमें क्या होगा कि आपने एक एंड तो आग में डाल दी है, लेकिन दूसरे एंड को खुद से पकड़े हुए हैं। तो आपको फील ये होगा कि कुछ देर बाद ये जो रॉड का दूसरा हिस्सा जो आग में नहीं है, जिसे आपने पकड़ा हुआ है, वो भी गर्म हो जाएगा। तो जब वो भी गर्म हो जाएगा, इसका मतलब कि रॉड्स के थ्रू हीट क्या हो रहा है, ठीक है, गर्मी क्या हो रही है? पास हो रही है, हीट पास हो रही है। इसका मतलब कि वो कंडक्टर है। लेकिन लकड़ी में क्या होता है कि लकड़ी का एक एंड अगर आग में जल रहा है, तो आप दूसरे एंड को आराम से बाकायदा पकड़कर काम कर सकते हैं, कुछ भी इधर उधर उस लकड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लोहे के साथ ऐसा नहीं। इसका मतलब कि लोहा कंडक्टर है हीट का और लकड़ी, वुड क्या है? इंसुलेटर है हीट का। तो यहां पर हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर हम लोग उसका कुछ टेक्निकल टर्म यूज करेंगे। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम कंडक्टर बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? डायथर्मिक, ठीक है, डायथर्मिक। और अगर हम इंसुलेटर बोलेंगे तो हम कहेंगे एडियाबैटिक। इंसुलेटर कहिए या फिर नॉन कंडक्टिंग कहिए, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो कंडक्टर हमारे पास, कंडक्टर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर हम उसके दूसरे नाम को समझ रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं? डायथर्मिक। और इंसुलेटर के दूसरे नाम को क्या कह रहे हैं? एडियाबैटिक। बात समझ में आ रही है? तो ये टेक्निकल टर्म हम लोग कुछ यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या समझ गए, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या समझ गए, क्लोज सिस्टम क्या समझ गए। कंडक्टर और इंसुलेटर का किस नाम से हम लोग यहाँ इसको रिकॉल करेंगे या बुलाएंगे या समझेंगे, वो क्या है? कंडक्टर, डायथर्मिक। और अगर हम कहते हैं एडियाबैटिक, समझ जाना है कि इंसुलेटर की बात हो रही। अब यहां पर हम लोग समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के बाद जीरोथ लॉ को हम लोग इजीली समझ लेंगे। तो जीरोथ लॉ समझने से पहले जरूरी है कि हम ये थर्मल इक्विलिब्रियम समझे। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोग समझते हैं वो, ठीक है। थर्मल उसके बाद में उसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर हम टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब कि बैलेंस्ड है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये जो मार्कर है ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कहने का मतलब कि इस पर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, सारे का सारा क्या है? बैलेंस्ड है। नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? 0।
तो जब कहीं भी नेट फोर्स अगर जीरो हो तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड, और उसी को थोड़ा अपडेट करके कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रही है? तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब समझ गए कि बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड स्टेट जहां पर नेट फोर्स कितना काम करे, जीरो, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब यहां पर बात यह है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम? तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम तो समझ गए, बैलेंस केस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम से पहले देखिए एक एग्जांपल है कि जैसे ये एक बकेट है और इसमें पूरा पानी भरा है और यहां पर, ठीक है, यहां पर सेम बकेट है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा है, इसमें पूरा पानी भरा है और यहां पर हम क्या किए हुए हैं, इसको ब्लॉक किए हुए हैं, तो पानी यहां पर जाकर रुका हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मेरा बकेट 1 है, ये बकेट 2 है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको यहां से हटा देंगे, इसको हटाएंगे, ये पानी इसमें फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। जब ये पानी इसमें फ्लो होनी शुरू हो जाएगी तो ये पानी का दोनों कब तक फ्लो होता रहेगा? ठीक है, तो जब ये फ्लो हो रहा है तब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्लो है, नेट फोर्स काम कर रहा है, नेट एक्शन देखने को मिल रहा है, नेट एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें से पानी इसमें जा रहा है। ठीक है, इसमें से पानी इसमें जा रहा है, इसलिए ये यहां पर नेट एक्शन देखने को मिल रहा है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसमें का पानी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें का पानी और इसमें का पानी, ठीक है, इसमें का पानी दोनों जब सेम लेवल पर आ गया, ठीक है, दोनों जब सेम लेवल पर आ गया तो अब ना तो इसमें का पानी इसमें जा रहा है, ना तो इसमें का पानी इसमें जा रहा है, तो यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं है। अभी तक, इससे पहले तक एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, जब एक्सचेंज हो रहा था तो वो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम केस नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों का लेवल बराबर हो गया, अब नो मोर वाटर कैन एक्सचेंज, अब इससे ज्यादा पानी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो जब इससे ज्यादा पानी एक्सचेंज नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड या थर्मल इक्विलिब्रियम तक आप पहुंच गए होंगे कि मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को कैसे समझाना चाह रहा हूं, है ना। इस पानी के इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अब देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम समझेंगे दो तरह से। ठीक है, ऐसे थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी वेरिएशन ना हो। ठीक है, वेरिएशन अगर किसी भी चीज में ना हो, वो रुक जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब किस तरह का वेरिएशन देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम से एक चीज और हम लोग थर्मोडायनामिकल पैरामीटर देख लेते हैं। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स क्या है? तो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स है प्रेशर, जिसको हम लोग P से दिखाएंगे। उसके बाद प्रेशर के बाद क्या है, वॉल्यूम, जिसको हम लोग V से दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग T से दिखाएंगे। और चौथी चीज है हीट कंटेंट, हीट कंटेंट, जिसको हम लोग दिखाएंगे Q से। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स का पैरामीटर्स है। मतलब थर्मोडायनामिकल सिस्टम में अगर कोई भी वेरिएशन होगा, कोई भी तब्दीलियां होंगी, कोई भी बदलाव होगा, तो ये चार चीज में भी बदलाव होगा। ठीक है, अब पैरामीटर समझ गए, इक्विलिब्रियम हम लोग समझ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम समझेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ पहले समझेंगे वन सिस्टम, और दूसरा हम लोग समझेंगे टू सिस्टम।
ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे वन सिस्टम, उसके बाद समझेंगे हम लोग टू सिस्टम। तो आइए देखते हैं वन सिस्टम में क्या है। वन सिस्टम, तो वन सिस्टम में क्या है कि जैसे यहां पर हमने एक बकेट ले लिया है, ठीक है, इस बकेट के अंदर, इस बकेट पर कुछ ना कुछ एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इस बकेट पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, और इसके अंदर मान लीजिए कि गैस है, ठीक है, इसके अंदर गैस है और ये कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है। तो ये इसके अंदर जो गैस है, तो गैस को हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहेंगे। क्यों कहेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? क्योंकि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का आप डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस में कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हैविंग सेम प्रेशर, सब मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसे प्रेशर है, एक जैसा वॉल्यूम है, एक जैसा टेम्परेचर और एक जैसी हीट कंटेंट है। तो इसके अंदर जो गैस है वो एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पास, इसको पिस्टन से ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ये जो ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को हम नीचे प्रेस करेंगे। जब हम पिस्टन को नीचे प्रेस करेंगे तो हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम प्रेशर जब इंक्रीज कर रहे हैं, या हम लिख सकते हैं ऑन पुशिंग दी on pushing the piston, we increase, हमने क्या इंक्रीज कर दिया, प्रेशर। बात समझ में आ रही है? यहां पर हम किस चीज को समझ रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और वो पानी वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है उसे ध्यान में रखिए, उसके बाद देखिए कैसे आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आता है। ये है एक वन सिस्टम, इसके अंदर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, गैस, हमने पिस्टन को प्रेस किया, पुशिंग द पिस्टन, वी इंक्रीज प्रेशर, हमने किस चीज को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। उससे क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमने पिस्टन को दबा दिया, दबाने से हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, घट कौन जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो और पैरामीटर्स कौन कौन है, प्रेशर और वॉल्यूम का काम खत्म हो गया, प्रेशर बढ़ाए, वॉल्यूम घट गया। टेम्परेचर क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा। हीट कंटेंट वैरी, हीट कंटेंट क्या हो जाएगा, वैरी करेगा। तो देखिए हमने बस एक काम किया, मुझे नहीं पता था कि इतना काम हो जाएगा वो करने से। पिस्टन को हमने पुश किया, मुझे नहीं पता था कि पिस्टन पुश करने से उसके इंटरनल सिस्टम पर, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पर इतनी सारी चीजों में फर्क पड़ने लगेगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और हीट कंटेंट भी क्या हो जाएगा, वैरी करेगा। जब हीट कंटेंट भी वैरी करने लगेगा तो यहां पर देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो गैस है, ये किससे जुड़ा हुआ है, सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है। जब ये सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है तो इसके टेम्परेचर में वेरिएशन, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा किससे, ठीक है। ये टेम्परेचर अगर हम मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, ये है टेम्परेचर ऑफ कंटेनर और ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ज्यादा हो जाएगा, देन टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ज्यादा हो जाएगा किससे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से। और टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो हीट विल फ्लो फ्रॉम कंटेनर टू सराउंडिंग,
बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, फिर से देखिए, हमने पिस्टन दबाया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, हीट कंटेंट वैरी किया। तो जब हम टेम्परेचर में जो चेंज आया तो टेम्परेचर उस कंटेनर का ज्यादा हो गया, किससे? सराउंडिंग से। तो जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया सराउंडिंग से तो हीट अब फ्लो होने लगी कंटेनर टू सराउंडिंग, हीट अब फ्लो होने लगी कंटेनर टू सराउंडिंग। और जब हीट फ्लो होने लगी कंटेनर टू सराउंडिंग तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। पानी वाला केस याद कीजिए, जब तक पानी फ्लो हो रहा था वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। तो जब तक हीट फ्लो हो रही है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम Tc बराबर Ts, कुछ समय बाद कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा किसके? सरफेस के, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। तो हीट विल नॉट फ्लो एनी मोर, हीट विल नॉट फ्लो एनी मोर। अब और भी हीट फ्लो नहीं हो रही है। तो जब हीट अब नहीं फ्लो हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हीट के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? थर्मल। हीट के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? थर्मल। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, हीट के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? थर्मल। अब थर्मल अब और फ्लो नहीं हो रही है, इस वजह से जब कोई भी नेट एक्शन नहीं हो रहा है तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे उसके लिए? बैलेंस। और बैलेंस को और अगर हम मतलब अच्छे से बनाकर बोले तो हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम इन वन सिस्टम, ऑफ वन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ये समझ गए, वन सिस्टम का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कौन सा? टू सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम। तो टू सिस्टम के लिए देखिए क्या है, ये तो वन सिस्टम हो गया, अब टू सिस्टम देख लीजिए। टू सिस्टम, तो टू सिस्टम के लिए हम क्या काम करेंगे देखिए। ये A है और ये B है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसका दो चैम्बर है, ये चैम्बर A है, ये चैम्बर B है। ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं कुछ भी भरा हुआ है, गैस, इसके पास भी गैस है, इसके पास गैस है। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इस दोनों चैम्बर को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? इस दोनों चैम्बर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक वॉल से, जिस वॉल को हम लोग बोलेंगे डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल, ठीक है, डायथर्मिक वॉल। अब डायथर्मिक वॉल क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले ही बता चुके हैं। डायथर्मिक मींस कंडक्टर, मतलब ये जो वॉल हमने लगाया है ये कंडक्टिंग वॉल है। कैसा वॉल है? कंडक्टिंग वॉल है। मतलब ये इसके एनर्जी या इसकी हीट उसमें जा सकती है, उसकी हीट इसमें आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने वॉल कैसा लगा दिया है? डायथर्मिक। डायथर्मिक बोले तो कंडक्टर। अब देखिए, अगर तो यहां पर A के पास अगर A का टेम्परेचर TA है और B का टेम्परेचर क्या है? TB, तो व्हेन TA बड़ा होगा TB से, मान लेते हैं व्हेन लेट, या TB भी बड़ा हो सकता है TA से। तो जब A का टेम्परेचर ज्यादा होगा B के टेम्परेचर से तो हीट विल फ्लो किधर से किधर? हीट विल फ्लो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर नेट एक्शन काम कर रहा है, A से B की तरफ हीट फ्लो हो रही है, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद, आफ्टर सम टाइम
TA बराबर हो जाएगा किसके, TB के। टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, देन नो मोर हीट विल फ्लो एनी मोर, या नो मोर हीट विल फ्लो। और जब नो मोर हीट फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम। हीट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मल, इसलिए हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ वन सिस्टम समझ गए कैसे है, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे वो आएगा। उसके बाद वन सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ गए, टू सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ गए। अब हम लोग जीरोथ लॉ को भी समझ गए, ऐसा समझिए। तो जीरोथ लॉ क्या होता है, देखिए, विथ ईच अदर, ठीक है। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम है किसी दो सिस्टम के साथ सेपरेटली, इसका फिगर बनाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका फिगर देखिए, यहां पर ठीक है, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास C है, सिस्टम C, और ये सिस्टम C इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, A के साथ, और यही सिस्टम इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, B के साथ, ठीक है। तो ये C है और यहां पर हमने डायथर्मिक वॉल लगा दिया, ठीक है। ये डायथर्मिक वॉल यहां पर भी है, यहां पर भी है डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग वॉल को हम लोग डायथर्मिक बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, व्हेन वन सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम C is in equilibrium with other two system, is in equilibrium with other two system। A के साथ भी ये इक्विलिब्रियम में है, B के साथ भी ये इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली है, ये इसके साथ सेपरेट है और ये इसके साथ सेपरेट है, ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, सेपरेटली। देन the other two system is what, A and B, other two system are also in equilibrium। अदर टू सिस्टम भी किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अदर टू सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा एक दूसरे के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ यही कहता है कि इसका मतलब यह है कि C का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ C, और यहां जो टेम्परेचर ऑफ A है, टेम्परेचर ऑफ B है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर ऑफ C बराबर है किसके साथ, टेम्परेचर ऑफ A के साथ। इस वजह से C इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, C इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, A। C इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, A के साथ, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ C बराबर होगा किसके साथ, टेम्परेचर ऑफ B के साथ। तो C फिर से इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, B के साथ। तो देखिए जब C इक्विलिब्रियम में है A के साथ और C इक्विलिब्रियम में है B के साथ, तो A और B भी आपस में किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। A और B भी आपस में किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। A और ये भी किस में होगा, आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि टेम्परेचर ऑफ A बराबर होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ B के, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, ये समझ गया कि जब दो सिस्टम सेपरेटली, ठीक है, दो सिस्टम सेपरेटली इक्विलिब्रियम में हो दूसरे दो अलग सिस्टम के साथ, तो वहां पर जो दो सिस्टम होगा वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में जब इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे, इसको भी जब हम कनेक्ट कर देंगे डायथर्मिक वॉल से, तो इसमें भी हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। किसी में भी हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये तीनों सिस्टम आपस में किसके साथ है, इक्विलिब्रियम के साथ है। बात समझ में आ रही है। ये तीनों सिस्टम किसके साथ है, इक्विलिब्रियम के साथ है। तो अब यहां पर देखिए कि जीरोथ लॉ हमें किस चीज के बारे में बता रहा है। तो जीरोथ लॉ हमें बता रहा है एक्चुअली
कि जीरोथ लॉ बताता है, दिस लॉ टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, ये किसके बारे में बताएगा? फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताएगा। तो फ्लो ऑफ हीट के बारे में कैसे बता रहा है? ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस लॉ टेल्स अबाउट द टेम्परेचर, ये हमें टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। दिस लॉ टेल्स अबाउट द टेम्परेचर विच डिसाइड्स कौन? टेम्परेचर which decides flow of heat। बात समझे? ये लॉ, जीरोथ लॉ किस चीज के बारे में बता रहा है? तो एक्चुअली टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। टेम्परेचर के बारे में कैसे बता रहा है? तो देखिए यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे मान लेते हैं कि इसके पास 100 जूल है, बी के पास 100 जूल है, ए के पास 200 जूल है। तो बी के पास हीट एनर्जी कितनी है? 100। ए के पास कितनी है हीट एनर्जी? 200। तो ये हीट एनर्जी डिसाइड नहीं करेगा कि बी से ए की तरफ हीट को फ्लो होना है या ए से बी की तरफ हीट को फ्लो होना है। बी से ए जाएगी या ए से बी जाएगी, ये हीट एनर्जी डिसाइड नहीं करेगी। हो सकता है आप कहिएगा कि 200 से 100 की तरफ जाए, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 100 से 200 की तरफ जाए, ये भी पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है, ये आगे जब हम लोग अलग अलग प्रोसेस जो हम लोग समझेंगे, एडियाबेटिक और डायथर्मिक और है ना, अलग अलग जो प्रोसेस हम लोग समझेंगे, जो हम लोग हमारा आगे का लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हीट ज्यादा है, हीट कम है, फिर भी कम से ज्यादा की तरफ हीट फ्लो हो रही है। बात समझ में आ रही? तो वहां पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? तो वहां पर हीट काम नहीं कर रहा है, वहां पर आप साफ देखने को मिलेगा कि वहां पर टेम्परेचर है जो काम कर रहा है। तो टेम्परेचर जो है रिस्पॉन्सिबल है हीट फ्लो का। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा, तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जीरोथ लॉ किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है? तो जीरोथ लॉ डिस्कस कर रहा है और जीरोथ लॉ बता रहा है हमें कि हीट के फ्लो होने का पैटर्न क्या है और किस बेसिस पर? टेम्परेचर के बेसिस पर, कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे हीट फ्लो होगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा उस तक, या दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर है तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग या जीरोथ लॉ ने हमें टेम्परेचर को एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मानने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, और जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास साथ है ना, फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आया, करेंट, ठीक है, टेम्परेचर, करेंट, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो 7 हो गए टोटल। तो इस 7 में आप देखिए टेम्परेचर भी है। तो ये टेम्परेचर कैसे आया, यहां पर जीरोथ लॉ ने उसे बताया कि टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी और ये फंडामेंटल है। ठीक है, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक फंडामेंटल है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल है और यही डिसाइड करेगा कि हीट के फ्लो होने का पैटर्न क्या है। अब इसमें एक सवाल है कि जीरोथ लॉ होता क्या है, जीरोथ लॉ को नाम जीरो ही क्यों पड़ा? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में हुआ ये कि जो हम लोग थर्मोडायनेमिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले आ गया था और उस दोनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था टेम्परेचर के बेसिस पर, लेकिन हम लोगों ने टेम्परेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। टेम्परेचर के बेसिस पर हमने टेम्परेचर की मदद से दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है ये बताया नहीं था। तो बाद में अगर हम इसको थर्ड नंबर देते तो ये सही नहीं होता कि हाँ थर्ड नंबर दे रहे हैं, पहले इसको इसके मदद से ये हो गया, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका और पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारा लफड़ा फंस जाता। तो एक नंबर से पहले कौन सा डिजिट आता है? 0, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीरोथ लॉ। मतलब ये लॉ बाद में आया है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद। ठीक है, इतना समझने के बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन तो जरूर आया होगा और वो कंफ्यूजन ये है कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है और हीट और टेम्परेचर एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए
मैंने इस पर दूसरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको यहाँ आई बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।